नमस्कार। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सभी का स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कहते हैं यदि व्यक्ति अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो परिस्थितियां कैसी भी रहे वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। आज के हमारे मेहमान का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है। जहां एक और संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ इनकी उपलब्धियां भी कुछ कम नहीं हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, समाज सेवक हैं, एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं और एक इनोवेटर भी हैं जो नई नई खोजें करते हैं। आज कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे जनक भारद्वाज जी से। जनक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका तहे दिल से नमस्कार। जनक जी, जिस तरह से आज के युग को हम विज्ञान का युग कहते हैं, तो यदि आज के संदर्भ में हम मानव और टेक्नोलॉजी इन दोनों की बात करें तो आप क्या भूमिका देखते हैं मानव जीवन में टेक्नोलॉजी की? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साइंस की। हमें कुछ भी इनोवेट करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में लानी है, अपने समाज के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को देना है जो कि एक हमारे लिए वरदान बन सके। उसके लिए हमें साइंस की स्टडी को डीपली करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी इनोवेशन करके अपने मार्केट में अपने समाज के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी को दे सके। बिना साइंस के सिद्धांतों के हम कोई भी टेक्नोलॉजी को अपने समाज में नहीं दे सकते। जी जनक जी, जिस तरह से हम आपके बारे में जान चुके हैं कि आप इंजीनियर हैं और इनोवेटर भी हैं, मुझे लगता है इनोवेशन की शुरुआत जो है वो बचपन से ही हो जाती है। तो आपके जीवन में किस तरह से इस साइंस का, विज्ञान की हम बात करें, उसका जो है वो आगमन हुआ? मैम, ये बचपन से मुझे क्यों, कैसे, क्या, जी, इन जो मेरे क्वेश्चन रहते थे उनके आंसर चाहिए होते थे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे होता है। तो हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप भी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड मंडी के बॉर्डर पे। वहाँ पे उस वर्कशॉप पे मैं अपने पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के साथ साथ शाम को आके कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करता रहता था, कोई नए नए सिस्टम बनाता रहता था कि इससे क्या हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है। तो इसी तरह से चलते रहे। स्कूल में हमारे विज्ञान मेले, साइंस फेयर्स होते थे, उसके लिए मैं प्रोजेक्ट बनाता था। और उस टाइम जब 97-6 की बातें हैं, उस टाइम में फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने दिमाग से और सबके अपने गुरुजनों की, पेरेंट्स की हेल्प से उन चीज़ों को बना के प्रैक्टिकली दिखाता था। तो पूरे गांव में सभी परेशान हो जाते थे, इतना छोटा सा लड़का ये काफ़ी बड़ा कभी साइंटिस्ट या इंजीनियर बनेगा, गांव वाले ऐसा कहते थे। जी जनक जी, जिस तरह से आपकी शुरुआत जो है वो स्कूल में ही हो गई थी, जैसे आपने कहा कि साइंस फेयर्स में आप काफ़ी ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करते थे, ऐसे में आपको पुरस्कार भी वहाँ काफ़ी मिलते होंगे। तो ये प्रोत्साहन कैसे आपको और आगे लेता गया? धीरे धीरे मैं टेक्नोलॉजी की तरफ को ज़्यादा बढ़ता गया और अपने काम पे भी ध्यान देते थे हम प्रैक्टिकली, क्योंकि हमें स्किल होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जब तक हमारे हाथ में स्किल नहीं है, हम बिना स्किल से कुछ नहीं कर सकते। जो आइडियाज़ हैं हमारे पास, हमारे दिमाग तक ही रह जाते हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाओगे तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैं चलता रहा, स्टडी कंप्लीट करता रहा, अपनी पढ़ाई को भी करता रहा। फिर मैंने ITI की, उसके बाद मैं जॉब भी करता रहा। तो यही हमारा सिलसिला चला रहा। जी, आपने ITI की बात की, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो ITI से मिल चुकी थी। ऐसे में आपने जॉब भी ज्वाइन की, तो आपकी जो पहली जॉब थी ये कहाँ पर थी? ITI के बाद मैं मैंने हाइड्रो पावर में ज्वाइन किया, वहाँ पे हमारे मनाली में। जी। तो वहाँ पे पूरा सिस्टम, जितना भी टनल में काम किया, फॉरनर्स भी हमारे साथ, LNT कंपनी थी, कोस्टल कंपनी थी, जिनमें फॉरनर्स काम करते थे। तो एक टनल से दूसरी टनल को आपस में मिलाना है, ये यहाँ साइंस लगती है। तो यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मिल रहा है, एक सिरा और दूसरे सिरे से चल रहे हैं तो मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो उनके साथ भी हमने काम किया और प्रैक्टिकल तो मैं काफ़ी साउंड था, मशीनों का रिपेयरिंग कर लेता था, बट उनका फंक्शन पता नहीं था कि ये इसका पार्ट का क्या फंक्शन है, किस मटेरियल से बना है, किस तरह से ये करना है। तो इसके लिए फिर मुझे आगे स्टडी की काफ़ी आवश्यकता पड़ी। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो जॉब थी, जो आपकी प्रोजेक्ट जॉब थी, ये आपके लिए लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट था, जहां आपको ये अब समझ आ चुका था कि अब आपको क्या करना है। जिस तरह से आपने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, प्रैक्टिकली आप काफ़ी साउंड थे। इसके बाद जो है आप किधर को मुड़े?
इसके बाद मैम वहाँ से मेरा भी टर्निंग पॉइंट था और मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ वहाँ पे कि थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना थ्योरेटिकल से हम कोई भी इनोवेशन नहीं कर सकते, कुछ आइडिया जनरेट करना और नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्सेज ज्वाइन किया 2010 में। डिस्ट्रिक्ट सोलन ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज पे आया। ऑटोमोबाइल करना, मुझे ऑटोमोबाइल का ही कोर्स था, अदर मैं नहीं जाना था, क्योंकि मैं उसी फील्ड में मुझे मास्टरी थी, मेरे जो स्किल था उसी तरफ ज़्यादा था। तो फिर मैं 10 में डिप्लोमा करने आया, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और वहाँ पे मैंने अपना बच्चों को भी अपने साथ, जितने भी मेरे बैच के सीनियर जूनियर बीटेक के बच्चे तक को भी वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दी, ज़बरदस्ती ट्रेनिंग दी कि मुझे बचपन से ऐसा था कि जो मुझे नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ, बांट सकूँ। स्कूल टाइम, शायद मेरे अभी टीचर्स भी मुझे देख रहे होंगे, तो स्कूल टाइम 6-7 की बातें हैं, तो मुझे प्रैक्टिकल के लिए मुझे बुलाते थे, मुझे पार्ट्स मंगवाते थे कि बच्चों को भी प्रैक्टिकल करवाएं आप। तो काफ़ी टीचर्स भी काफ़ी मेरा सहयोग करते थे। इसी तरह से डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया। उसी दौरान डिप्लोमे के साथ साथ मैं अपने वहाँ शॉप भी चला रहा था और मुझे वहाँ पे जॉब भी मिल गई। हमारे यहाँ कॉलेज था, वहाँ पे मुझे नाइट पे जॉब मिल गई एज ए मैं इंजीनियर वहाँ पे A to Z चीज़ों को देखता था। अपने सूर्य विलास वहाँ पे रिजॉर्ट है बजाज वालों का, लग्जरी रिजॉर्ट था, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सभी सिस्टम देखता था और वजह थी कि मैं प्रैक्टिकली साउंड हूँ, इसी वजह से मुझे वो जॉब मिली। जी, तो इस तरह से जो आपकी फ़ीस थी, क्या उस पे भी आपको किस तरह की रिलैक्सेशन रहती थी? जिस तरह से हम आपका अभी तक का सफ़र जान पाए हैं, मुझे लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई जो है वो खुद ही एक तरह से हम कह सकते हैं स्पॉन्सर की है। आप खुद ही साथ-साथ हर चीज़ करते रहे हैं, चाहे आपने शॉप खोली है, डिप्लोमा किया, आप साथ-साथ सारी चीज़ें मैनेज करते रहे। हाँ, उस टाइम जब मैं डिप्लोमा में आया था, एंट्री की थी, तो मैं लोन बना के आया था, बट मुझे जॉब भी मिल गई। फिर थोड़ा फैमिली का बैकअप भी रहा उन्होंने, क्योंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतनी मेरी फैमिली रिच नहीं है जो कि मैं डिप्लोमा डिग्री एमटेक इन चीज़ों को कर सकूँ और साथ में ही अपने खर्चे ये वो निकाल सकूँ। मुश्किल था, बट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, खुद भी मैंने मेहनत की दिन रात। मैंने रात को मैं जॉब और दिन में मैं अपनी स्टडी करता था और सभी कहते थे कि कैसे इतना कुछ कर लेते हो आप। मैंने कहा मुझे ये बचपन से ही आदत है हर जगह हर नौका पे सवार होने की। तो आपको ये कितना हेल्पफुल रहता था जिस तरह से आप दोनों काम साथ में करते थे, और मुझे लगता है ये काम आपकी चॉइस के थे, आपको अच्छे लगते थे, और कितना हेल्प करती थी आपकी पढ़ाई में भी आपको? मैम पहले मैं प्रैक्टिकली साउंड था जी, प्रैक्टिकली मुझे फंक्शन ये चीज़ें नहीं पता थी। जब मैं स्टडी करने आया तो मुझे A to Z चीज़ें, जो साइंस है, हमने साइंस भी पढ़ी, उसमें सिद्धांतों को पढ़ा कि बिना क्लच की गाड़ी कैसे चल रही है, इसमें क्लच है ही नहीं तो कैसे चल रही है। फिर हम फिजिक्स में गए, फिजिक्स में हमने उस चीज़ को पढ़ा कि वहाँ पे एक सिद्धांत है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया गाड़ी में, और गाड़ी को बिना क्लच से बनाया गया, वहाँ पे उस पैडल को रिमूव कर दिया। तो ये बिना साइंस से संभव नहीं था जी। तो इस तरह से हम अपने जितने भी टिप्स जो भी हमारे रहते थे स्टडी के, छोटे छोटे थ्योरेटिकल जितने भी कंसेप्ट क्लियर करना एक हमारे लिए एक मजबूरी बन गई कि उनको क्लियर करना है। क्योंकि जितना भी हमारी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में जो हमारे पास है, आपके जितने समाज में है, उन पे सिद्धांत के बगैर वो टेक्नोलॉजी जीरो है। जी, जनक जी, जिस तरह से आपने ITI कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद आपने अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया, ऐसे में कब आपके मन में विचार आया कि अब आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी करनी है, और कैसे आपने जो है उसमें प्रवेश लिया? मैम इसमें मुझे डिग्री जो मैंने करनी थी, मन में नहीं था कि डिग्री करनी है। डिप्लोमे तक क्लियर था कि मैं डिप्लोमा करने के बाद अब अपना कुछ ऐसा करूँगा और अभी स्टडी लेट करूँगा, क्योंकि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं घर चला गया अपना, यहाँ से ग्रीन हिल से डिप्लोमा पास आउट करके। उसके बाद कुछ एक मैंने वहाँ इनोवेशन की थी, जैसे मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क किए, 5 सीटर बुलेट बनाया, इस तरह के कुछ ना कुछ मैं वहाँ अपने इनोवेशन करता रहता था। मेरे न्यूज़पेपर में भी ये सभी न्यूज़ चलती थी। उसी के बाद मुझे भारत यूनिवर्सिटी 2013 की बात है, डिप्लोमा मेरा कंप्लीट था, मैं अपने घर में था, मुझे कॉल आता है वहाँ से हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि आप हमारे यहाँ पे डिग्री करने की इच्छुक हैं। तो मैंने कन्फर्म भी किया, फीसिज काफ़ी ज़्यादा थी, बट मैंने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे
आपके डिग्री नहीं कर सकता, काफ़ी महंगी है यूनिवर्सिटी, तो पुअर फैमिली से हूँ। बट उन्होंने कहा कि आप हमारे पास एडमिशन ले लीजिए, एज ए लैब टेक आप बच्चों को भी पढ़ाइए, हम आपको फ़ीस कंसेशन देंगे। तो 50% मेरी फ़ीस कंसेशन रही वहाँ पे, और बाकी मुझे वहाँ पे लैब्स के काम, लैब सेटअप करना, कुछ वहाँ के प्रोजेक्ट्स बनाना और साथ में ही बच्चों को पढ़ाना, तो उसमें 50% मेरा वो रहता था। लैब्स भी मुझे पे कर देते थे और मेरी डिग्री वहाँ से किसी मेरे लोन से के वगैरह मैंने अपना डिग्री को कंप्लीट कर दिया। जी, ये मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है कि किस तरह से आपने जो अपनी पढ़ाई खुद ही कंप्लीट की और हर चीज़ जो आप बेहतर तरीके से कर रहे थे। जनक जी, जिस तरह से आपने बात की अपने फ्रेंड्स को भी साथ में, जो आपके क्लासमेट्स से आप उनको भी टीच करते थे, तो ये किस तरह से करते थे? कौन सा समय आपको दिया जाता था और वो कितने उत्सुक रहते थे आपसे सीखने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें? मैम, ये डिग्री के साथ साथ जैसे ही हमारा यूनिवर्सिटी टाइमिंग ख़त्म होती थी, तो उसके बाद हम सब गैरेज में अपने एक प्राइवेट हमने थिएटर लिया था किराए पे, वहाँ पे हम एक प्राइवेट गैरेज चलाते थे नाइट पे। तकरीबन 3-4 बजे के बाद हमारा गैरेज चलता था, रात के 12 या 2 बजे तक। सभी बच्चे, मोस्ट कॉमनली बच्चे आते थे और मैं वहाँ पे उनको प्रैक्टिकली स्किल्ड करवाता था, और मेरे पास ही रहते थे। और अच्छी अच्छी जगहों पे आज देख रहे होंगे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, और बच्चे आते हैं, अभी मेरे पास मिलते हैं मुझसे, तो बहुत खुशी होती है कि जितने भी बच्चे मेरे पास से जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पहुँचे हुए, अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत खुशी होती है। और मेरा बचपन से यही रहा है कि मुझे कुछ अगर मैं सीखता हूँ तो मैं चाहूँ कि वो करोड़ों को मैं उस चीज़ को सिखाऊँ, कि ये टेक्नोलॉजी है। बचपन से ही ये जो मेरे मन में था कि इस तरह से मैंने बनना है और टेक्नोलॉजी को सबको सिखाना है और प्रैक्टिकली सभी स्किल्ड हों। जनक जी, जिस तरह से आपने इनोवेशंस की बात की, जब आप कॉलेज टाइम में थे, जब आप डिप्लोमा कर रहे थे, उसी समय आपने काफ़ी सारी इनोवेशंस कर दी और आज भी आप इनोवेशंस करते रहते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप करते रहते हैं। ऐसे में ये मन में विचार कैसे आता है, कहाँ से आइडियाज़ आते हैं, कैसे आपको लगता है कि मुझे कुछ नया बनाना है? कुछ हमारे शौक़ होते हैं, जैसे मेरा शौक़ था कि मेरे पास मूवियों देख के कि उनके पास ये बाइक है, मैं इसको क्यों कॉपी ना कर दूं, मैं उसको बिल्कुल सेम कॉपी कर देता हूं, सेम बना देता हूं। जैसे धूम मूवी को देख के बाइक बना दी, गोलमाल जो मूवी को देख के बाइक बना दी, तो उसको बिल्कुल कॉपी कर देता हूं कि मेरे पास भी ये चीज़ हो और अलग सी चीज़ हो मेरे पास, जो दुनिया उसे देखे। और साथ साथ अभी हमने मिनी हैंड ट्रैक्टर जो स्कूटर के इंजन का बनाया है, उस पर भी वो एक रिक्वायरमेंट थी। गांव में जहां मैं रहता हूं, टोटली क्या है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ खेती है जी। तो किसान मेरे पास आते हैं कि इंजीनियर साहब हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो गया, पावर टिलर ख़राब हो गया, आप चलिए। और उनके साथ मुझे खेतों में जाना पड़ता, काफ़ी दूर पैदल जी। तो उठा के उसको कैरी करके ला नहीं सकते, तो इसके लिए इन इंजनों में जो बाहर के इंजन है, जो ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम इंडियन जो इंजन है, बजाज चेतक का स्कूटर का इंजन काफ़ी रफ़ एंड टफ है, उसका ही पावर टिलर क्यों ना बना दे। तो हमने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। 2-4 महीने में हमने, मेरे साथ मेरे बैचमेट भी थे, उनकी हेल्प से हमने ट्रैक्टर बिल्कुल रेडी कर दिया और रफ़ एंड टफ चलाया भी उससे, और उसके लिए भी हमें अवार्ड मिले और काफ़ी आगे तक वो फेमस हुआ। पर अभी सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इंडस्ट्री पे हम ऐसे कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाएंगे जिसको हम मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। जी, ये आपकी देश हित में एक बहुत ही अच्छी सेवा होगी कि आप आसपास के लोगों को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी सोच है। जनक जी, जिस तरह से आपकी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि मुझे जो है कहीं बाहर जाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी, आप प्रैक्टिकली काफ़ी साउंड थे, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, ऐसे में यहीं रहकर अपनी वर्कशॉप चलाने का क्या कारण है? मैम, काफ़ी कंपनियां आती थी हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए, तो इंटरव्यू भी देता था, बट जाने का मकसद कहीं नहीं था। और कुछ एक सालों के लिए मुझे जर्मनी जाना था, जो मेरा एम था जी। तकरीबन 2021 की बात है, उस टाइम जब कोरोना चला 20 में, तो जो हालात देखे हमने कि बाहर से लोग अपने देश की तरफ भाग रहे हैं, तो उस मन को भी मैंने चेंज कर दिया कि मुझे बाहर नहीं जाना है, बट जाऊँगा बाहर, टेक्नोलॉजी सीख के आऊँगा। बीच में कभी मुझे टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो मैं टेक्नोलॉजी सीख के आऊँगा। तो मैंने अपना सपना, ड्रीम को छोड़ दिया, बट फिर उसके बाद मैंने जो अपना
सपना यहीं पे कंप्लीट किया। यहाँ पे मैंने अपनी ज़मीन परचेज करके यहाँ पे काफ़ी अपना R&D एस्टेब्लिश किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अभी छोटे स्मॉल पे काम कर रहा हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तो जगह जगह फ्रेंचाइजियाँ होंगी उसकी। उसमें हमने क्या करना है, मैं अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बच्चों को ला के हर कॉलेज से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ अपने स्किल डेवलपमेंट में। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक कंपनी की टेक्नोलॉजी है मेरे पास। टाटा की टेक्नोलॉजी वहाँ है, फोर्ड की टेक्नोलॉजी वहाँ है, ऑडी की टेक्नोलॉजी वहाँ है, पोर्शे, हर एक टेक्नोलॉजी मैंने रखी हैं अपने पास। जितनी भी अदर कंट्री की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के रूप में हमने गाड़ियाँ रखी हैं, जिस पे मैं क्या करता हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ और बच्चों को स्किल करके 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर की ट्रेनिंग करवा के सर्टिफिकेट दे के उनको उनके रोज़गार के लिए बना देता हूँ कि वो जाके अपना काम स्टार्ट करें। जी, आपका जो ये R&D है, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं कि ये आने वाले समय में किस तरह से वर्क करेगा। मैम अभी तो मैं R&D अकेले चला रहा हूँ जी, जिस पे मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, स्टाफ है और साथ में जो बच्चे, जितने भी बच्चे कॉलेज के आते हैं, जितने पॉलिटेक के हैं, बीटेक के, ITI और वोकेशनल कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं स्कूलों में, वोकेशनल ऑटोमोबाइल के वोकेशनल कोर्सेज चले रहते हैं, उनके बच्चे सभी आते हैं और वहाँ पे बच्चों को मैं टेक्नोलॉजी से अवगत करवाता हूँ। चाहे पेंटिंग प्रोसेस है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हाईटेक गाड़ियों का नॉलेज है, सेंसर वाली गाड़ियाँ कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है, ये तरीका सिखाता हूँ। तो उनको क्या हो जाता है, साथ में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं जब बच्चे, तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उनको एक अलग खुशी होती है, उनके चेहरे पे अलग खुशी होती है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे फेसबुक में भी मैं लाइव रहता हूँ, हर एक टेक्नोलॉजी को सिखाता हूँ। जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 50 बच्चों को नहीं, 100 बच्चों को नहीं, हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी उस चीज़ को सीखे, उस टेक्नोलॉजी को सीखे कि क्या बता रहा हूँ। और पूरी थ्योरेटिकल प्रॉपर जेन्युइन वीडियोज बनती है, थ्योरेटिकल भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल करवा के हर एक चीज़ में क्लियर करता हूँ उस पर। जी, आपके पास जो है, आपने थ्योरेटिकल स्टडीज़ की बात की, आपके पास टीचर्स काफ़ी आते हैं, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज़ के स्कूल के टीचर्स हों, ITI के हों, या पॉलिटिक के लेक्चरर्स हों, या फिर BTech के प्रोफेसर्स हों। आपके पास सभी लोग जो हैं वो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसका जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ? ये मैम हमारा जो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा काफ़ी पीछे है अभी जो हमारा सिलेबस है। अब हम BS6 के पास पहुंच गए, भारत स्टेज 6 के पास पहुंच गए, बट टेक्नोलॉजी हम 3 या 4 की पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एडवांस स्टडी का होना और साथ में एक स्किल, इंजीनियर का प्रैक्टिकली भी साउंड हो, थ्योरेटिकल भी साउंड हो, बता सके। तो इस वजह से हम क्लासेज भी लगाते हैं और हमें कोशिश रहती है कि हम हमारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं जाता हूँ वहाँ पे 2-3 दिन रह के टीचर को स्किल करता हूँ। जैसे ITI के इंस्ट्रक्टर हो गए, आपके BTech के प्रोफेसर्स हो गए हमारे, और पॉलिटेक्निक के लेक्चरर हो गए, सभी आते हैं। स्कूल के वोकेशनल कोर्सेज, ITI जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं स्कूल में चल रहे ऑटोमोबाइल के, उसके टीचर्स भी आते हैं। उनको ट्रेन करके कि उनको ट्रेन करूँ और वो जाके उस नॉलेज को पूरे बच्चों में बांटें, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी का क्या होगा, नॉलेज शेयर होगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी और विस्तार होगा, बच्चों में भी इंटरेस्ट बनेगा। जी, जनक जी, जिस तरह से हम वोकेशनल कोर्सेज़ की बात कर रहे थे स्कूल लेवल पे ही, आज हम देखते हैं कि बेरोज़गारी की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, युवा इससे काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो ये वोकेशनल कोर्सेज़ हैं जो स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट होती है, कितना हेल्पफुल रहेगा आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए? मैम सबसे पहले तो अगर बेरोज़गारी हमें ख़त्म करनी है, जी, हमें बचपन से ही ये जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, अभी इंडिया में तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट अदर कंट्रियों में मेरे प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, अमेरिका में है, जर्मनी में है, टोक्यो में है, तो मेरी बात होती रहती है उनसे। तो मैं उनसे वहाँ के बाहर की फीडबैक लेता रहता हूँ कि बाहर इतनी कंट्रियाँ डेवलप क्यों हैं, हमारी कंट्री पीछे क्यों है। तो मेरे प्रोफेसर्स बताते हैं कि यहाँ पे अगर बच्चे को जिस तरह को इंटरेस्ट है बचपन से ही उस जो हमारे लाइन पे भेज दिया जाता है, वो प्रॉपर स्किल हो जाता है वहाँ पे, और स्किल होने की वजह से और अपने देश के लिए काम भी करता है, बेरोजगार नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी से अवगत होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होगा और वही वो स्किल में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या है वहाँ का देश का आर्थिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। जी, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हो कि जो बच्चों को जिस तरफ को इंटरेस्ट है 6-7 क्लासों से हमें अपने कोर्स स्टार्ट करने चाहिए, जिस तरफ को इंटरेस्ट है उनको भी उसी तरफ
थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली आप स्किल्ड करवा दो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, जॉब की तरफ नहीं भागेंगे, अपना अपना बिजनेस करेंगे। जैसे कि मैं भी खुद कर रहा हूँ, मैं कभी जॉब की तरफ नहीं भागा ना, मैंने जॉब के लिए स्टडी की। मैंने स्टडी इसलिए की कि मैं अपने नॉलेज को क्या कर सकूँ, पूरा नॉलेज गेन कर सकूँ और उसका विस्तार करूँ, और अपने समाज के लिए, उस चीज़ के लिए समाज में मैं बैठा हूँ, तो समाज को मैं इस नॉलेज को सबको पॉजिटिव साइड प्रदान कर सकूँ कि ये किसी के साथ कोई गलत ना हो, कोई गलत तरीके से काम ना हो। तो इस तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक में भी अपने नॉलेज को शेयर करते रहते हैं कि ये तरीका है, इस तरह काम कीजिए, ये आपका थ्योरेटिकली है। यही इंडिया में भी मैं चाहता हूँ, बच्चे को जॉब की जरूरत ना पड़े, खुद ऑटोमेटिक की वो क्या करे, अपना रोज़गार स्टार्ट कर दे, अपने स्टडी के साथ साथ जो काम सीखेगा उसके बाद रोज़गार स्टार्ट कर दे। जी, जनक जी, जिस तरह से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, साथ ही साथ गुरु का भी बहुत महत्व रहता है। आपने अपने जीवन में शिक्षा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, एक नई दिशा दे दी। आप इसका पूरा श्रेय अपने किस शिक्षक को या अपने परिवारजन को देते हैं? ये मैम सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये श्रेय जाता है, उसके बाद मेरे टीचर्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स जो एक बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा टाइम हम अपने टीचर्स के पास स्टडी करते हैं, अब घर पे आएंगे, कुछ टाइम रहेंगे, फिर नाइट पे सो जाएंगे, तो इतना टाइम पेरेंट्स नहीं दे पाते, तो ज़्यादा रोल इसमें टीचर्स का रहता है। और हमारे गुरुजनों का भी मेरे लिए, जो अगर मैं बात करूँ तो मेरे जितने भी टीचर्स हैं काफ़ी सहयोग मिला, और जो भी मुझे कुछ सिखाता है तो मैं उनको गुरु बना लेता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। हम सन 92-93 से इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में जुड़े हैं, अब तक हम इस सेक्टर में मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज, सीखना पड़ रहा है, हमें भी आगे सीखना पड़ रहा है और सीखते रहेंगे, जब तक हमारी उम्र है हम सीखते रहेंगे। जी, बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स की, क्योंकि आप एक इनोवेटर हैं, तो क्या कुछ आप प्लान कर रहे हैं आने वाले समय के लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है देश हित में? अपने देश के लिए मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपने देश को अदर कंट्रियों की तरह, जो आज इनका सिस्टम है, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करना बच्चों को, और देश के ऊपर बच्चे बोझ ना बने, वो अपना बिजनेस करें या जॉब करें, बट आर्थिक स्थिति जो होती है, एक जो हमारे टेक्नीशियन है अगर काम करे, कोई बेरोजगार ना हो, कुछ ना कुछ छोटे से छोटा काम करे, आप चाहे 500 रुपये दिन में कमाएं, पर ऐसा काम करें, बेरोजगार ना रहें। बेरोजगारी से क्या होता है, हमारे देश पे एक तरह से बोझ है, और अगर लोग जॉब के पीछे ही हैं, हमें जॉब ही करनी है, तो ये भी गलत है कि 140 करोड़ जनसंख्या, सबको जॉब गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हमें अपना काम भी करना है। छोटे छोटे एग्रीकल्चर में आप काम कर लीजिए, एग्रीकल्चरिस्ट बन जाइए, उसमें भी आपके छोटे छोटे बहुत काम है, और टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे तरीके से अपनी फसल को उगा सकते हैं। चाहे आप टेक्निकल साइड कीजिए, किसी भी सेक्टर में आप अगर काम करते तो आपका तरीका एक अच्छा होना चाहिए। और फ्यूचर प्लानिंग की बात है मैम, फ्यूचर प्लानिंग में ये है कि मेरे अपने R&D होंगे, वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग करवाएंगे, जितना हो सके देश के लिए, अपने देश के लिए मैं कुछ करके जाऊँ कि मेरा देश मुझे याद करे। तो इसके लिए मैं अपने जी जान से मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। जी, जनक जी, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों, युवाओं के लिए आपने जो प्रेरणा और सफलता के मूल मंत्र बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक। आज कार्यक्रम में हम मिले जनक जी से, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से जीवन में टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है और कैसे हम बेरोजगारी से दूर रह सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।